आज हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले फर्स्ट बुक का जितना चैप्टर था लगभग सबका प्लेलिस्ट बना चुके हैं। फर्स्ट बुक में लगभग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी पुराना ही वीडियो है और इलेक्ट्रिक करंट उसमें भी लगभग पुराना ही वीडियो है, कोरोना के समय का वीडियो था। और उसके बाद का जो भी चैप्टर है सबका वीडियो अपलोड कर दिया गया है और सबका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं। अभी जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हो हिंदी माध्यम से उसके लिए स्टार्ट किए हैं। तो लगभग फर्स्ट बुक का सारे चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, और कल जो एक वीडियो बनाए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग का, तो उसमें क्या है कि वीडियो में थोड़ा सा पता नहीं किसी कारणवश वो वीडियो का क्वालिटी ही सही से नहीं आ पाया था, बोर्ड पे सही से दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए कोई बात नहीं, आप लोग देख लेंगे तो सारा बात समझ में आ जाएगा। वो चैप्टर जो है विद्युत चुंबकीय तरंग बिल्कुल थ्योरेटिकल चैप्टर है। उसमें मेमोरी बेस्ड मेन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टीज़, उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रेंज को याद रखना पड़ता है और उसमें जितना भी विद्युत चुंबकीय तरंग है सबका स्रोत और उपयोग क्या है याद रखना पड़ेगा उसमें, चूँकि उसमें 3 मार्क्स का पूछता है। तो वो चैप्टर मेमोरी बेस्ड है। जैसे किसी तरंग का उपयोग पूछ दिया तो याद ही रखना पड़ेगा, किसी तरंग का स्रोत पूछ दिया तो याद ही रखना पड़ेगा। कई बार तरंग का आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य दे देता है तो उसमें पहचानना पड़ता है, बताओ कौन सा तरंग है, किसकी आवृत्ति है ये। और विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रॉपर्टीज यानी गुण के, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग की विशेषता या कहें या गुण कहें तो उससे भी सवाल आता है। तो वो बता दिए हैं तो आप सुनेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, जहाँ तक बात है कि बोर्ड पे सही से दिखता नहीं है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिस किसी भी बच्चे को अगर देखने में दिक्कत हो, अगर पीडीएफ चाहिए तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हाय लिखेंगे और बोलेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या शॉर्ट में EMW लिख करके भेजेंगे, EMW का पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ भेज देंगे। पीडीएफ बना के रख लिए हैं, क्योंकि उसमें दिखता नहीं है तो कोई बात नहीं, देखने केवल आप सुनेंगे भी तो आपको बात पूरी समझ में आ जाएगा। नहीं तो हमको फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा, तो होगा तो हम फिर से वीडियो बना देंगे। लेकिन जिसको नोट चाहिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, EMW का पीडीएफ आप लिखेंगे तो हम इधर से सेंड कर देंगे। और जिस किसी भी बच्चों को 12th के किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं और होगा तो हमको टाइम मिलेगा, क्योंकि हम भी विद्यालय में रहते हैं भर दिन, तो जब कभी भी टाइम मिलेगा तो हम उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या प्रॉब्लम से रिलेटेड कई बार वीडियो अपलोड कर देंगे या बना देंगे। तो आज हम ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश, ये ऑप्टिक्स इसमें मेनली प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है। इसका हिंदी में इस चैप्टर का नाम प्रकाशिकी लिखते हैं। ये प्रकाशिकी क्या है कि विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें प्रकाश के गुणों, उसके परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन तथा ध्रुवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रकाश के सभी गुणों के बारे में पढ़ते हैं। इस ऑप्टिक्स को हमने 2 भागों में पढ़ने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो ऑप्टिक्स को 2 भागों में बांटा ही गया है। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसी को हिंदी में ज्यामितीय प्रकाशिकी हम लोग कहते हैं, ज्यामितीय प्रकाशिकी। ये ज्यामितीय प्रकाशिकी, इसी का नाम कई बार रे ऑप्टिक्स लिखते हैं हम लोग। रे ऑप्टिक्स कुछ बुक पढ़ेंगे तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मिलेगा, कुछ बुक में इसी को रे ऑप्टिक्स लिखता है, यानी किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी ऑप्टिक्स को हम 2 भाग में बांटते हैं। इस चैप्टर का नाम 10th में आप लोग पढ़े होंगे तो लाइट के नाम से पढ़े होंगे और उसी लाइट में परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़े होंगे, जिसमें परावर्तन के लिए हम लोग
दर्पण और अपवर्तन के लिए रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। ये परावर्तन था या अपवर्तन था, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। इसके बाद हम एक फिजिकल ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फिजिकल ऑप्टिक्स, तो फिजिकल ऑप्टिक्स या इसी को हम लोग वेव ऑप्टिक्स भी कहते हैं, वेव ऑप्टिक्स। तो फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स को हम लोग तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। तो इसमें जो मेनली ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो मेनली पढ़ना है, इसमें लाइट के दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। तो एक रिफ्रैक्शन और दूसरा रिफ्लेक्शन, यानी अपवर्तन और परावर्तन के बारे में इस ब्रांच में पढ़ना है, अपवर्तन और परावर्तन के बारे में। और इस ब्रांच में जो पढ़ना है विवर्तन, व्यतिकरण तथा ध्रुवन, इस तीन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन, ये तीन प्रॉपर्टीज़ में हम यहाँ पढ़ते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। और इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। और इसको हम लोग पढ़ते हैं पोलराइजेशंस। क्या पढ़ते हैं? पोलराइजेशंस। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम मेनली इसी दो प्रॉपर्टीज, रिफ्रैक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हैं, परावर्तन और अपवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। ये मतलब प्रकाशिकी की एक ऐसी शाखा है जिसमें ज्यामिति के नियम का उपयोग करते हुए परावर्तन और अपवर्तन के नियमों के सत्यापन तथा उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसमें इसका नाम ज्यामितीय प्रकाशिकी इसलिए पड़ता है क्योंकि ये ज्यामिति के नियम का उपयोग किया जाता है। ये फिजिकल ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स है। इस वेव ऑप्टिक्स में तीन प्रॉपर्टीज मेनली विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवन, यानी डिफ्रैक्शंस, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ये वेव ऑप्टिक्स है। इसमें प्रकाश के तरंग प्रकृति के बारे में मेनली पढ़ते हैं हम लोग। तो आज हम इसमें परावर्तन को स्टार्ट करते हैं। हालांकि इसमें जो ऑप्टिक्स का ये चैप्टर है जो हमने 10th में पढ़ा था, 10th का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पुनः पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 10th के कॉन्सेप्ट के बिना इसके आगे का जो सिलेबस है वो संभव नहीं हो पाता। तो पुनः 10th, ऐसे हम 10th क्लास के लिए लाइट चैप्टर का एक प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो देख लेते हैं तो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा वो भी वीडियो। तो हम परावर्तन पे थे, और परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन क्या होता है, डायरेक्ट हम रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करते हैं। हालांकि बड़ा इन डिटेल से 10th क्लास के लिए हम परावर्तन और अपवर्तन दोनों पढ़ाए हुए हैं। हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को जो 10th में पढ़ा चुके हैं उस कॉन्सेप्ट को यहाँ बहुत ज़्यादा इन डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 12th के सिलेबस को फिनिश करना है। तो हम चाहेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 10th का, वो 10th के लाइट वाले प्लेलिस्ट में आप लोग जा कर के देख लेंगे तो बहुत सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी का चीज़ है वो हम यहाँ क्लियर करते हैं। तो ये परावर्तन रिफ्लेक्शंस होता क्या है? तो रिफ्लेक्शंस में यदि कोई परावर्तक सतह है तो किसी परावर्तक सतह पर अगर प्रकाश की किरणें आती है तो टकरा करके वापस लौट जाती है। तो जब कोई परावर्तक सतह हो तो परावर्तक सतह पर जब कभी भी प्रकाश की किरणें आती है तो टकरा करके वापस लौट जाती है। प्रकाश की यह घटना परावर्तन कहलाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाता? परावर्तन कहलाता। ये एक परावर्तक सतह है, ये एक प्रकाश की किरणें आई, तो प्रकाश की किरणें आई तो ये एक आपतन बिंदु है, और जो प्रकाश किरणें आती है इसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण, यानी इंसिडेंट रे कहते हैं।
इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, और जिस बिंदु पर आया इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु पर हम क्या खींचेंगे, एक अभिलंब खींचेंगे। आपतन बिंदु पर क्या खींचेंगे, अभिलंब। तो ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनेगा ये आपतन कोण, और ये टकरा करके वापस लौट जाती है। तो ये वापस लौटने वाली जो किरण है इसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे, क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये बिंदु जो है आपतन बिंदु है, और ये रिफ्लेक्टेड रे और आपतित किरण अभिलंब की, मतलब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तन को मेनली यहाँ डिफाइन करना था। तो परावर्तन क्या है, जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो यह टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की किरणें को यही वापस किसी परावर्तक सतह से टकरा करके वापस लौटने की जो घटना है इसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। ये घटना परावर्तन है। अब है कि परावर्तन का नियम क्या है। तो परावर्तन का नियम यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो ये परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है आपतित किरण, एक क्या होता कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, एक ही तल में होता है, तीनों एक ही तल में होता। और ये दूसरा नियम क्या है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई इज इक्वल टू क्या होता, कोण आर, कोण आई इज इक्वल टू क्या होगा, कोण आर। आपतन कोण किसके बराबर होता, परावर्तन कोण के बराबर होता। ये परावर्तन का नियम था। अब है कि परावर्तन होता कहाँ से, तो कोई भी सतह परावर्तक सतह का काम कर सकता है। ये परावर्तक सतह रुखरा भी हो सकता है, ये दीवार भी एक परावर्तक सतह है। मेरा ये जो वाइट बोर्ड है ये भी एक परावर्तक सतह है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा परावर्तक सतह नहीं है। जैसे इससे भी खराब परावर्तक सतह तो दीवार है, उससे भी खराब परावर्तक सतह कोई मिट्टी का दीवार हो सकता है। तो अब हम बात करते हैं, एक टर्म आता है इसमें दर्पण। ये दर्पण क्या होता, दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। दर्पण क्या होता, एक ऐसा परावर्तक सतह, एक ऐसा परावर्तक सतह जो लगभग, एक ऐसा परावर्तक सतह जो लगभग 100% किरण को परावर्तित कर देता। 100% किरण को क्या करता, परावर्तित कर देता है। क्या कहलाता, दर्पण कहलाता। ये दर्पण कहलाता। 100% किरण को, लगभग 100% किरण को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहलाता। ये दर्पण मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं गोलीय दर्पण, एक को बोलते हैं गोलीय दर्पण, और दूसरे को बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण को अंग्रेजी में प्लेन मिरर कहा जाता है।
ये क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को एस्फेरिकल मिरर कहते हैं, एस्फेरिकल मिरर। ये गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। जैसे किसी गोले का जो एक कोई भी ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, इसी को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण। अगर किसी को बाहर से पेंट कर दिया गया हो और किसी को अंदर से पेंट कर दिया गया हो, ये भी एक दर्पण ही है। लेकिन किसी खोखले गोले का एक भाग है तो ये गोलीय दर्पण है। तो इसी गोले को किसी को अंदर से रजतीत कर दिया गया, किसी को बाहर से रजतीत कर दिया गया। रजतीत करने का मतलब पेंट कर दिया गया है। तो इसमें एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता, तो उत्तल दर्पण, जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। और समतल दर्पण को क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। तो अच्छा, उत्तल दर्पण के बारे में अगर डिफिनेशन बोलना हो कि उत्तल दर्पण कैसा दर्पण है, तो एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, उभरा हुआ, उत्तल दर्पण है। एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, ये अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण है। और ये एक प्लेन मिरर, एक ऐसा दर्पण या एक ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या लगभग इन्फिनिटी हो, उसको हम लोग प्लेन दर्पण यानी समतल दर्पण कहते हैं। एक ऐसा दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या लगभग कितनी हो, इन्फिनिटी, अनंत हो, समतल दर्पण कहलाता है। अब है कि दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। मिरर में शायद MIRROR होगा, यहाँ शायद मिस हुआ था, देख लेंगे आप लोग, MIRROR तो मिरर होता। तो अब हम बात करते हैं कि दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। हालांकि दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, ये सब वीडियो 10th क्लास के प्लेलिस्ट में लाइट वाले चैप्टर में मिल जाएगा। तो जैसे उत्तल दर्पण में किरण का गुण क्या होता है, अवतल दर्पण में किरण का गुण क्या होता है, प्रधान अक्ष के समानांतर आता है, परावर्तन के बाद फोकस से होके जाता है, फोकस से होकर आता है, परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर चला जाता है, वस्तु को कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इमेज फॉर्मेशन वगैरह, वो सब बात चर्चा कर दिया गया है। अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलेंगे, वो वीडियो भी हम लोग भेज देंगे। वो नंबर तो अभी थोड़ा देर पहले व्हाट्सअप का लिखाई थी 88 70 61 82 16 वाला, तो प्लेलिस्ट में भी है। तो लाइट के चैप्टर से आप लोग खोज के पढ़ सकते हैं, या दिक्कत हो तो उस पे नंबर पे आप मैसेज करेंगे। अब हम सीधा टू द पॉइंट 12th के सिलेबस को ज़्यादातर रिस्ट्रिक्ट करते हुए हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें एक टर्म प्रतिबिंब के डिफिनेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये प्रतिबिंब यानी इमेज किसको कहते हैं, इमेज किसको कहते हैं। क्योंकि हम फालतू का समय बर्बाद करना नहीं चाहते, जो कि आप लोग 10th में अंडर 10th आप पढ़ चुके हैं, या नहीं भी पढ़े हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। या दिक्कत हो तो हमको मेंशन करेंगे, जिस टॉपिक में दिक्कत हो हम उसको शेयर कर देंगे आप लोगों के बीच। ये प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब होता क्या, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, प्रतिबिंब का डिफिनेशन नहीं बदलेगा, या प्रतिबिंब जो बनने का जो तरीका है वो कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाला है। तो हम देखते हैं क्या करते हैं। किसी वस्तु, अच्छा वस्तु को यहाँ बिंब भी हम लोग कहते हैं, तो ऑप्टिक्स में वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं। और ये प्रतिबिंब मतलब उसका ये इमेज है, डुप्लीकेट है, इसको प्रतिबिंब यानी जैसे प्रतिलिपि होता है ना, फोटोकॉपी, उसी तरीके से ये प्रतिबिंब है यानी इमेज है, उसका डुप्लीकेट है। तो बिंब मतलब वस्तु, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों का दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन, दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलता है, जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता, जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, प्रतिबिंब कहलाता। क्या कहलाता? प्रतिबिंब कहलाता। चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, इससे बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। किसी वस्तु यानी बिंब से आती हुई प्रकाश की किरणों का दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, प्रतिबिंब कहलाता है। ये प्रतिबिंब जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब यानी इमेज, ये इमेज दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी को ही हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। और एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी को हम लोग मतलब वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये क्या होगा? वर्चुअल इमेज, ये वर्चुअल इमेज। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। अब हम वर्चुअल इमेज को इन डिटेल से देखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो आभासी प्रतिबिंब के डायग्राम को भी हम लोग देख लेंगे। ये आभासी प्रतिबिंब, अभी हमने प्रतिबिंब देखा, अब इसी में आभासी प्रतिबिंब हम देखना चाहेंगे कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, या इसी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों, किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों का दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन, दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब वास्तविक रूप से यहाँ मिलता नहीं है, के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। अब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। एक बात हम और देखेंगे, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब, इसका ये प्रॉपर्टीज है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता। आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता? सीधा होता है। और इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब है कि आभासी प्रतिबिंब बनता कैसे है दर्पण में। तो जैसे हम देख लें कि ये एक अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण में तो हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष पे इसके फोकस और ध्रुव के अंदर कोई वस्तु को अगर रख दिए तो ये एक वस्तु से प्रकाश की किरणें जाती हैं। तो इस वस्तु से प्रकाश की किरणें जैसे ही जाएगी तो ये प्रधान अक्ष के समानांतर जाएगी। प्रधान अक्ष के समांतर गई तो परावर्तन के बाद ये कहाँ से गुजरेगा? तो फोकस से होके गुजरेगा। दूसरा, अगर फोकस और ध्रुव से दोगुनी दूरी पर जो
स्थित होता है, ये वक्रता केंद्र है। अगर कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होते हुए जाते हुए प्रतीत होती है तो वक्रता केंद्र पर ही परावर्तित हो जाती है। तो ये आगे जाने के बाद निश्चित रूप से फैलता हुआ चला जाएगा, तो आगे कहीं भी मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो इसी को जब हम आभासी रूप से आगे बढ़ाते हैं तो ये आभासी रूप से जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे तो किसी न किसी एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता, किसी न किसी एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता है, किसी न किसी एक बिंदु से आता हुआ प्रतीत होता। तो ये जो है आभासी, ये वस्तु है ए बी और ये जो वस्तु है ए डैश बी डैश, ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ये दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सीधा बना तो लेंस में भी आभासी प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। तो आप लोग इस बात को याद रखेंगे। अब है कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता, तो चलिए हम वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है कि दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद कटता हुआ यहाँ प्रतीत हो रहा था, वहाँ वास्तविक रूप से कटता है। तो जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है, और यहाँ क्या होता, जिस बिंदु पर मिलती है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता। और एक बात और याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता। आभासी प्रतिबिंब हमेशा के साथ होता, सीधा होता था। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता। ठीक। अब इसमें अगर वास्तविक प्रतिबिंब का एग्जाम्पल बताना हो तो अवतल दर्पण का एक ही केस है जहां आभासी प्रतिबिंब बनता था। अब कहीं भी एक वस्तु को रख दो, इस वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष के समानांतर आई तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर के जाएगा, ये फोकस से होकर जाएगा। और दूसरा, जब कभी भी पोल पे आएगा तो ये पोल पे ही रिटर्न चला जाएगा। तो जिस बिंदु पर कटा है यही प्रतिबिंब कहलाएगा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है वही क्या बनता, प्रतिबिंब कहलाता। और वास्तविक प्रतिबिंब निश्चित रूप से उल्टा बनता है, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। कल हम दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण सूत्र किस तरीके से सत्यापित होगा। आज भर इतना ही छोड़ते हैं। चलिए, धन्यवाद। आप लोग को अगले वीडियो में चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट निकाल लें। अगर ये वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए और दूसरी बात लाइक वाइक भी नहीं करते हैं।